हेलो मेरे प्यारे प्यारे जुगनूस, क्या हाल चाल एंड वेलकम बैक टू द जुगनू सीरीज। क्या हाल चाल। और जुगनू सीरीज मतलब क्लास 11th के स्टूडेंट्स की सीरीज, उन बच्चों की सीरीज जो क्लास 11th जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, या अगर कोई ऐसा बच्चा जो 9th-10th में होने के बाद किसी ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है, वो सभी बच्चों के लिए ये बैच बनाया गया है जुगनू सीरीज। इसके अंदर हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम लोग पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का चैप्टर भी देख चुके हैं। आज गाइस हम लोग हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज की क्लास शुरू करेंगे, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोगों के पास में रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के बिना आप लोग अब फर्दर इस चैप्टर के अंदर चीजें नहीं पढ़ पाएंगे। गाइस 1896 के आसपास की बात है। आप देखो ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे साइंस में। 1896 से लेकर 1900 के बीच में कैथोड रेस, केनाल रेस की डिस्कवरी होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हमें पता चला, एंड फाइनली ये समझ में आया कि डाल्टन की सन 1800 यानी 1800 में दी हुई थ्योरी, जो हम लगभग पिछले 100 सालों से फॉलो कर रहे हैं, वो यहां पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों 1896 में एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था बैक्यूरेल, हेनरी बैक्यूरेल। गाइस इन्होंने बैक्यूरेल की स्पेलिंग में एक बार चेक कर लूं यार, बस मुझे स्पेलिंग का ही गड़बड़ रहता है। बैक QUEREL, बैक्यूरेल एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बैक्यूरेल, BECQUEREL। यस, बैक्यूरेल ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करा, क्या ऑब्जर्व करा, दैट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, that there are certain elements that emits some radioactive particles on their own, उन्होंने बोला कि कुछ एलिमेंट्स, जैसे तुम्हारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, सबसे इस चीज का जो बेस्ट एग्जांपल, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो वो यूरेनियम है। यूरेनियम इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है जिस पर इन्होंने खास तौर पर स्टडी करी भी थी। यूरेनियम पड़े पड़े अपने आप कुछ ऐसे पार्टिकल्स रिलीज करता है जो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। बाद में आप लोग सब जानते हो, लेटर ऑन दिस फील्ड यानी आपकी रेडियो एक्टिविटी, दिस फील्ड वॉज एक्सप्लोर्ड बाय मैडम मैरी क्यूरी and his husband पेरी क्यूरी। और आप लोग जानते हैं कि मैडम क्यूरी यानी मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी जब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पर, यूरेनियम वगैरह पर वर्क कर रहे थे, तो ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स उनके शरीर में जाते थे, एंड मैरी क्यूरी गॉट ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, और उनकी इसी से मौत हुई। तो साइंस फ्रेटर्निटी ने, साइंस ने, मतलब आपके जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने कहा कि मैरी क्यूरी का साइंस में योगदान बहुत बड़ा है, और इसीलिए हम एक एलिमेंट जिसका नाम है मरक्यूरी, वो एक्चुअली इनके नाम पर रखा है। मरक्यूरी इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैरी क्यूरी। सो मरक्यूरी नाम के एलिमेंट को इन्हीं के ऊपर नाम दिया गया, एंड ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हमें बात पता चली। अब रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा इनके पार्टिकल्स जब हमारे शरीर में जाते हैं तो ये कैंसर कॉजिंग होते हैं, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर वेरी डेंजरस। अच्छा सर, ये जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अलग होते हैं? जी हाँ,
ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से अलग होते हैं और ये हर कोई एलिमेंट एमिट नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर किसी एलिमेंट के अंदर होता है, हर किसी एटम के अंदर होता है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कुछ ही एलिमेंट्स के अंदर होते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? जिनका न्यूक्लियस स्टेबल होता है वो ये पार्टिकल रिलीज नहीं करते, जिनका स्टेबल न्यूक्लियस नहीं होता है वही ये पार्टिकल्स एमिट करते हैं। मैं आपको रदरफोर्ड के मॉडल के बाद न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में भी कुछ नॉलेज दूंगा। गाइस अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बात मान के चलो आपको एडवांस लेवल पर पढ़ाया जा रहा है, एंड इससे अच्छा कंटेंट आप लोगों को गाइस यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, यू हैव टू पे फॉर इट। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं अपने लेवल पर बेस्ट पढ़ा रहा हूं, एंड मैं चाहता हूं कि आप इसे मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करें ताकि केमिस्ट्री के लिए तो एटलीस्ट किसी को पैसे वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े इन टर्म्स ऑफ कोचिंग और किसी कोर्स को खरीद कर। ठीक है, आगे बढ़ चलिए। तो रेडियो एक्टिव के अंदर हम लोगों को इतना पता चल गया। अब एक्चुअली उन्होंने क्या किया, एक लेड बॉक्स लिया, एक मोटा सा लेड बॉक्स लिया। गाइस लेड बॉक्स की खासियत ये थी, ये एक्सपेरिमेंटेशन से पता चला कि आपका जो लेड बॉक्स होता है इसके आर पार रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स नहीं जा सकते। तो यहां पर हम लोगों ने एक बिल्कुल थिक सा एकदम मोटा सा लेड बॉक्स यहां पर ले लिया। अब हमने क्या करा, इस लेड बॉक्स के अंदर यूरेनियम रख दिया। इस लेड बॉक्स के अंदर वी केप्ट यूरेनियम, हमने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया, इसके अंदर वी केप्ट अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने इसके अंदर रख दिया। अब हमने क्या करा गाइस, बहुत सीधा सा हिसाब होता है इन पार्टिकल्स का। क्या आपने कभी फोटोग्राफिक प्लेट के बारे में सुना है? फोटोग्राफिक प्लेट के बारे में नहीं सुना है तो क्या आप लोगों ने कभी एक्सरे शीट देखी है? सर वो देखी है, एक्सरे शीट तो आप सब लोगों ने देखी होगी, बस वही कहलाती है फोटोग्राफिक प्लेट। आप देखते हो जब कभी भी एक्सरे शीट के ऊपर जब एक्सरे की रेज आकर गिरती है तो वो शीट ट्रांसपेरेंट हो जाती है। यूजुअली वो शीट ग्रे कलर की, ब्लू कलर की, है ना, एकदम ब्लूइश ब्लैक कलर की होती है। जब आप उसे नॉर्मल देखोगे तो आप उसके आर पार नहीं देख सकते, लेकिन जब आपका एक्सरे हो जाता है तो आपको आपकी बोन्स ट्रांसपेरेंट फॉर्म में, सफेद फॉर्म में दिखाई देती है, एंड बाकी ब्लैक होता है। तो गाइस एक्सरे शीट का या फोटोग्राफिक प्लेट का क्या फिनोमिनन होता है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का पाउडर्ड प्लेयर होती है। यानी फोटोग्राफिक प्लेट जो कि जिलेटिन की होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, हम उसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की एक परत चढ़ा देते हैं जिससे वो ओपेक हो जाता है, अब आप उसके आर पार नहीं देख सकते। अब सिल्वर ब्रोमाइड की क्या खासियत होती है कि जैसे इस पर कोई लाइट वाला पार्टिकल या कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल या जब लाइट इस पर आकर पड़ती है तो इस सिल्वर ब्रोमाइड के जितने जितने पोर्शन पर लाइट आकर पड़ेगी उतने उतने पोर्शन का सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाएगा और हट जाएगा, और उतने उतने जगह पर आपको स्पॉट्स दिखने लगेंगे। और जब आप कोई बड़ी इमेज लेंगे तो आपको पूरी बड़ी इमेज देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा पुराने जमाने में कैमरे के साथ में एक नेगेटिव रोल मिलता था, ये वही नेगेटिव रोल है। तो हमने यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। अब हमने क्या करा, फोटोग्राफिक प्लेट लगाने के बाद यहां पर इस तरफ हम लोगों ने एक मेटल की प्लेट लगा दी, हमने इस तरफ एक मेटल की प्लेट लगा दी, और हमने इस तरफ भी एक मेटल की प्लेट लगा दी। ये मेटल की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड थी, ये मेटल की प्लेट नेगेटिवली चार्ज थी। अब हमने क्या किया, अब हमने यहां से पार्टिकल्स निकालने के लिए शुरू करे। हमने देखा कि एक पार्टिकल यहां से निकला और इस तरफ आकर बेंड हो गया और हमें उसका स्पॉट यहां पर नजर आया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पार्टिकल यहां से एमिट हो रहा है, ये जो पार्टिकल यहां से एमिट हो रहा है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ रहा है। मतलब ये पार्टिकल्स जो यहां से निकल रहे होंगे डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होंगे। ये पार्टिकल्स को लेटर ऑन अल्फा पार्टिकल्स बोला गया। उसके बाद हमने देखा कि कुछ पार्टिकल्स निकले और वो निकलने के बाद नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए। वो किसकी तरफ मुड़ गए, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए। हमें यहां पर जोरदार बड़े बड़े स्पॉट्स दिखाई देने लगे। हमने इसे नाम दिया बीटा पार्टिकल्स। हमने इसे क्या नाम दिया मेरे प्यारे बच्चों, बीटा पार्टिकल्स। और हमने देखा तीसरी चीज
और हमने देखा यहां पर मेरे प्यारे बच्चों तीसरी चीज कि पार्टिकल्स सीधे गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के जाकर सीधे फोटोग्राफिक प्लेट के बीचों बीच मारा, हमने इसे नाम दिया गामा पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स नाम दिया प्यारे बच्चों? गामा पार्टिकल्स। तो देयरफॉर इससे हमें क्या पता चला कि हमारे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से 3 पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? पक्का? 100% क्लियर? ग्रेट। बाद में और जब इनके बारे में स्टडी करी गई तो ये पता लगाया गया कि आपके जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, बाद में क्या पता लगाया गया कि आपके जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स का जो मास होता है वो 4 AMU के आसपास का होता है, यानी कि 6.67 into 10⁻⁻27 ग्राम्स के बराबर होता है, लगभग 4 AMU के बराबर होता है। क्या बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों को? -24 ग्राम्स लिखना पड़ेगा, -24 ग्राम्स। अगर हम अल्फा पार्टिकल के चार्ज की बात करें तो इस पर चार्ज +2 होता है, यानी एक अल्फा पार्टिकल आपके प्रोटॉन के मुकाबले 4 गुना हैवी और 2 गुना पॉजिटिव होता है, यानी अल्फा पार्टिकल से बहुत ज्यादा हैवी होता है। अच्छा, इट ट्रेवल्स विद द 1/10th स्पीड, इट ट्रेवल्स विद द 1/10th स्पीड ऑफ लाइट, यानी आप सभी लोग जानते हैं लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लगभग ट्रेवल करता है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद अगर मैं अल्फा पार्टिकल के सिंबल की बात करूं तो गाइस एक बात आप लोग ध्यान रखना, बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाता है, वो अल्फा पार्टिकल को हीलियम बोलना चालू कर देता है। नहीं, अल्फा पार्टिकल हीलियम एलिमेंट नहीं है, वो हीलियम के न्यूक्लियस की तरह होता है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको आगे हीलियम पढ़ाऊंगा तो सॉरी गाइस, सॉरी, रिकॉर्डिंग के वक्त एकदम से इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया था वेदर खराब होने की वजह से, तो वी हैव टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। अब हम कंटिन्यू करते। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल होता है, इस अल्फा पार्टिकल का सिंबल हीलियम की तरह होता है, बट दिस इज नॉट हीलियम, ये हीलियम का न्यूक्लियस है। जब हम लोग हीलियम के बारे में डिस्कवरी करेंगे, जब हम हीलियम के बारे में चीजों को डिस्कवर करेंगे, पढ़ेंगे, तब आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। राइट नाउ हमें आपको एक बात बता दूं कि जब आप हीलियम के बारे में लिखते हो तो आप उसका ऊपर मास लिखते हो, ठीक है, हीलियम का मास 4 AMU है, और नीचे आप 2 से रिप्रेजेंट करते हो उसका एटॉमिक नंबर। आप हीलियम को रिप्रेजेंट करते हो बाय देयर एटॉमिक नंबर। नाउ गाइस एक बात बताऊं, यहां पर एटॉमिक नंबर का मतलब होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 है, लेकिन यहां में क्या है, +2 का मतलब है यहां पर देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। मतलब जब आप हीलियम एटम में से उसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तब वो हीलियम का न्यूक्लियस बनेगा। एक एटम कैसे बनता है? आपका न्यूक्लियस होता है बीचों बीच और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ये आप लोगों ने क्लास 9 10th में भी पढ़ा होगा। तो मान लो ये हीलियम का एटम है, यहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और यहां पर अंदर आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रोटॉन नजर आ रहे हैं। अब जब आप इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे, जब आप इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बस न्यूक्लियस बच जाएगा। न्यूक्लियस ऐसा दिखेगा। तो गाइस अल्फा पार्टिकल कैन आल्सो बी कॉल्ड एज हीलियम न्यूक्लियाई। आप इसे हीलियम का न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो। दैट्स इट, इसके अलावा आप और कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए ग्रेट। अल्फा पार्टिकल के बाद हम लोग जरा बीटा पार्टिकल्स की बात कर लें। तो गाइस बीटा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो बीटा पार्टिकल का जो मास होता है, क्या किसी को कोई आइडिया? एग्जैक्टली सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 × 10⁻⁻⁷
-31 kgs, या आप इसे 1 AMU लिख, सॉरी 0.0005 AMU की कैटेगरी में लिख सकते। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? अगर हम इसके चार्ज की बात करें, एग्जैक्टली सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी? अच्छा, अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो इट इज नियरली सिमिलर टू, इट्स स्पीड इज नियरली सिमिलर टू द स्पीड ऑफ लाइट, नियरली सिमिलर टू द स्पीड ऑफ लाइट। आपकी लाइट के स्पीड के लगभग लगभग ये बराबर रहेगी। अच्छा, अगर मैं एक बात बताऊं, पेनिट्रेशन पावर, क्या आप लोगों को पेनिट्रेशन के बारे में कुछ पता है? किसी चीज में घुस जाने की शक्ति, किसी चीज में एंटर कर जाने की शक्ति। तो गाइस, अल्फा पार्टिकल का जो पेनिट्रेशन पावर होता है, अल्फा पार्टिकल का जो पेनिट्रेशन पावर होता है इज वेरी लेस। लेकिन अल्फा पार्टिकल के मुकाबले अगर मैं बीटा पार्टिकल्स की बात करूं तो इट इज 100 टाइम्स, इट इज 100 टाइम्स मोर देन अल्फा पार्टिकल। यानी तुम्हारे अल्फा पार्टिकल के मुकाबले ये 100 गुना ज्यादा ताकत से पेनिट्रेट करने की ताकत रखता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा पार्टिकल मोटे हैं, भारी है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, कंपैरेटिवली स्लो है, इसीलिए इनकी किसी बॉडी के अंदर घुसने की शक्ति कम है। मतलब अल्फा पार्टिकल जब हमारी तरफ आएंगे तो हमें कम नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर मैं बीटा पार्टिकल की बात करूं तो एकदम लाइट वेटेड है, बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, इसलिए 100 गुना ज्यादा घुस सकते हैं हमारी बॉडी में एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, तो ज्यादा खतरनाक हो गए। इसके बाद अगर हम लोग यहां पर गामा पार्टिकल की बात करें, गामा पार्टिकल, गामा पार्टिकल की अगर मेरे प्यारे बच्चों के साथ में बात करूं तो गाइस, गामा पार्टिकल का जो मास होता है मेरे प्यारे बच्चों, इट इज नेग्लिजिबल। तुम खुद सोचो ना, जब तुम्हारे बीटा पार्टिकल का मास लगभग लगभग 0.0005 AMU हो गया था, तो इसका मास तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं अल्फा पार्टिकल के चार्ज की बात करूं तो इट्स चार्ज इज ऑल्सो 0, इसका चार्ज भी 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा, इसकी अगर मैं स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड इज सेम एज दैट ऑफ लाइट, यानी कि ये लाइट की रोशनी यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घुस जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? और अगर मैं इसके पेनिट्रेशन पावर की बात करूं तो इट इज 1000 मेरे प्यारे बच्चों, नॉट 1000, इट इज 10,000 टाइम्स, इट इज 10,000 टाइम्स मोर देन अल्फा पार्टिकल। तुम्हारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, उन अल्फा पार्टिकल्स के मुकाबले ये 10,000 टाइम्स ज्यादा, बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से घुसते हैं। तो आप समझ जाओ कि गामा पार्टिकल्स सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो क्या आप लोगों को अल्फा बीटा गामा के बारे में कुछ पता चला? पक्की बात? चलिए ग्रेट। अब इतना पढ़ने के बाद अब आप लोग समझने के लिए तैयार हैं मॉडल ऑफ एटम। तो हम लोग यहां पर हेडिंग डालेंगे, नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम, जो कि हमारे चैप्टर का मेन पार्ट है। मेन पार्ट मतलब वो नहीं जो तुम देख रहे हो अभी, मतलब समझ गए हो, जो बच्चे एडल्ट बातें जानते हैं, छिछोरे हैं, सब समझ गए होंगे, सबके चेहरों पे एक अलग ही मुस्कान। सर ने मेन पॉइंट बोला, ओ नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मेन पॉइंट मतलब खास पॉइंट, पूरा चैप्टर इस चीज पर बेस्ड है। अच्छा, अगर आप कोटा फैक्ट्री से ज्यादा इंस्पायर्ड हो तो भैया एक बात तुमको बता दूं, तुम जब घर बनाते हो तो डायरेक्ट तुम अपना बेडरूम डिजाइन करने लग जाते हो क्या? कि यहाँ बेड लगा दो, बेड खरीद के ले आए, सोफा खरीद के ले आए, एसी खरीद के ले आए, बाथरूम के लिए टब खरीद के ले आए, कि भैया पहले जमीन खरीदते हो, जमीन पर पहले बेस बनता है, जमीन पर एक कंक्रीट की लेयर से फर्स्ट फ्लोर बनता है, फिर बीम और कॉलम खड़े होते हैं, फिर दीवार खड़ी होती है, फिर छत डलती है, फिर प्लास्टर होता है, फिर पुट्टी होती है, फिर पेंट होता है, फिर फ्लोरिंग लगती है, फिर तुम्हारे कमरे के गेट लगते हैं, उसके बाद तुम्हारा कमरा डिजाइन होता है। कि पहले दिन ही सब कर लोगे, है ना? तो कोटा फैक्ट्री से ज्यादा जो इंस्पायर्ड बच्चे, तुमको मैं एक बात बता दूं
कि इस चैप्टर में जैसे उसने बोला था वैभव ने कि एक बार रुको, पहले बैठो, बना लो, फिर पढ़ा लो, ये पढ़ाया तो ये गलत, ये पढ़ाया तो ये गलत, नहीं, ये सब डेवलपमेंट्स हैं भाई। पहले ने काम करा तभी तो दूसरा आया। तो हम पहले के काम को नहीं समझेंगे तो हम दूसरे को कैसे समझ पाएंगे, हम दूसरे को नहीं समझे तो हम तीसरे को नहीं समझ पाएंगे, और तीसरे को नहीं समझ पाएंगे तो हम फाइनल जो आज पढ़ते वो नहीं समझ पाएंगे। तो गाइज अगर आप लोगों को केमिस्ट्री में कोई बोलता है कि केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, तुरंत बैग उठाओ, अपने पैसे रिफंड मांगो और भाग जाओ वहां से। केमिस्ट्री डज नॉट कंटेन एनी एक्सेप्शन, हर चीज का रीजन होता है। अगर केमिस्ट्री में कोई चीज रूल फॉलो नहीं कर रही है तो हमें उसका रीजन बताना होगा, और मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। तो इसीलिए शायद बहुत सारे बच्चे मुझे केमिस्ट्री में प्यार करते हैं, शायद इसलिए हमारा नंबर 1 केमिस्ट्री चैनल है इंडिया का। तो बहुत बड़ी बात है ये हम लोगों के लिए। इवन तो हमारी ग्रोथ स्लो है, लेकिन एक चैनल जिस पर सिर्फ हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, उसके बाद भी आप लोगों का इतना प्यार बना हुआ है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और केमिस्ट्री एक्सेप्शन नहीं है, इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं डरना है। हम और आप मिलकर इस चैप्टर को मिलकर फोड़ने वाले हैं, तो वी विल रॉक, ठीक है। चलिए तो मॉडल ऑफ एटम की बात करते हैं, और सबसे पहला मॉडल इज द प्लम पुडिंग, इज द प्लम पुडिंग, और वी कैन से वाटर, और वी कैन से वाटर मेलन मॉडल, और वी कैन से वाटर मेलन मॉडल। ध्यान से आराम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्रिसमस का टाइम था, जे थॉमसन घर पे थे, मस्ती कर रहे थे, हॉल में बैठकर पढ़ रहे थे, पास में आग जल रही थी, थोड़ी सर्दी खांसी थी। उनकी मम्मी बोली, दिन भर घर पे बैठा है, चर्च नहीं जाता है, मुझे लेकर चर्च पे चल क्योंकि कल क्रिसमस है। समझ में आई? मतलब जे थॉमसन, हाइपोथेटिकल कहानी सुना रहा हूं मस्ती मजाक के लिए, सिर्फ फन एंटरटेनमेंट के लिए। तो जे थॉमसन को हल्की सी सर्दी खांसी थी, ठंड का टाइम था, हॉल में बैठकर पढ़ रहे थे। आपको मालूम है अंग्रेजों के घरों में हॉल के अंदर एक बॉनफायर जैसा एक आग जलाने की जगह होती है, चिमनी, जिसे सेंटा क्लॉज आ जाता है। तो वहां पर आग जल रही थी, वो आराम से गरम गरम सूप पी रहे थे और बढ़िया कोई अच्छी किताब पढ़ रहे थे, और सामने टीवी पर नेटफ्लिक्स पर कोई अच्छी वेब सीरीज देख रहे थे आराम से बैठकर। तो उनकी मम्मी अंदर किचन में चिल्लाई कि आज 24 तारीख है, कल क्रिसमस है, मेरे को चर्च लेके नहीं जा रहा है, घर पे बीमार पड़ा रहता है। ऐसे दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के लिए तो अपने दोस्तों को, बेंजामिन फ्रैंकलिन को अमेरिका से बुला लेता है, चर्च की छतों पे चढ़ जाता है, सुंदर सुंदर लड़कियां ताड़नी होती तो कॉलेज चला जाता है, लेकिन जब मेरा काम होता है तो कोई नहीं जाता है, मेरी तो किस्मत फूट गई है, तेरे पापा होते तो कुछ हो पाए करके इमोशनल ब्लैकमेल मारने लगी। जे थॉमसन ने बोला, चल चल चल, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, चलते हैं। बेचारे बीमारी में भी उनकी मम्मी को चर्च ले गए। मम्मी चर्च में जाते ही अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मिल गए, आओ पेट चुम भी आओ करके चर्च में बढ़िया वो अपनी काम करने लग गई, घूमने लग गई, सबसे मिलने लग गई। जे थॉमसन बीमार थे तो एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए, देख रहे थे हरियाली आसपास, मजा तो आ रहा है चर्च आके। थोड़ा सा एक अपने दोस्त को, यार भाई थोड़ा गर्म सूप ला देना यार, तबीयत थोड़ी मेरी खराब है। सूप पी रहे थे गरम गरम चर्च में बैठ के आराम से। इतने में उनके जलने वाले दोस्त, जिनके पिछवाड़े बहुत आग लगी थी, जे थॉमसन ने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी, नाम बन गया, फेमस हो गए। बोले, जे एक बात बता। बोले, हाँ। तूने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी? उन्होंने बोला, हाँ। तूने गोल्डस्टीन की मदद करी और प्रोटॉन डिस्कवर करवाया? उन्होंने बोला, हाँ। उन्होंने बोला, तूने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में इतना सब बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि यार एटम दिखता कैसा होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एटम में होगा का, उसमें से निकल रहा है, प्रोटॉन एटम में होगा का, उसमें है, तो कहां होगा? इन्होंने बोला, यार ये तो चोट हो गई यार। सुंदर सुंदर लड़कियां रुक के सुनने लग गई कि जे थॉमसन अब कुछ बढ़िया बात कहेंगे। तो एकदम उन्होंने सांस नहीं आ रही करके एक्टिंग करी। अब सब डर गए, तो उन्हीं के वही दोस्त अपनी गाड़ी में डालकर जे थॉमसन को घर ले गए। बेचारी पीछे पीछे उनकी मम्मी भी आ गई कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया। अब घर आई तो बेटा तो नाटक कर रहा था, बेटा अपनी चेयर पर बैठ गया, आग वाग तापने लगा, और उन्होंने बोला, चलो बेइज्जती से बच गए। फिर दोस्तों से इधर उधर की बातें करने लग गए। धीरे धीरे वो बोल रहे, हाँ बच्चा फील हो रहा है, बच्चा फील हो रहा है। बोला, मम्मी मेरे दोस्त आए हुए हैं, जरा इनके लिए वो आपकी फेमस पुडिंग यानी आपकी खीर तो लेकर आओ जो आप हर क्रिसमस पर बनाती हो। तो उनकी मम्मी समझ गई कि ये बेवकूफ बना के लिए आया। फिर बड़बड़ाती हुई करती हुई जे थॉमसन की मम्मी उनके सारे दोस्तों के लिए खीर ले आई। अब उन्होंने पहले दोस्त को खीर दी, दूसरे दोस्त को खीर दी, तीसरे दोस्त को खीर दी, चौथे दोस्त को खीर दी, पांचवें दोस्त को खीर दी, और जे थॉमसन की तरफ जब पलटी तो उनकी ट्रे खाली,
खीर थी नहीं। जे थॉमसन ने बोला मम्मी मेरी खीर। उन्हें बोला तू बीमार है ना, तेरे को सांस फूल रही थी ना, अभी तेरे लिए फ्रूट लेके आती हूँ। और वो जाके तरबूज लाके उनके सामने रख दिया। तरबूज काटा भी नहीं बेचारे को, पूरा का पूरा अक्खा तरबूज, और एक चाकू दे दिया और एक प्लेट दे दी, काट के खा ले या करके बेचारी चर्च चली गई। अब मम्मी भी घर के बाहर हो गई। अब उनके जो दोस्त जो जलने वाला था, उन्होंने बोला क्यों भाई जे कैसा लग रहा है? जे थॉमसन ने बोला बढ़िया लग रहा है यार। तो उन्होंने चल अब तो बता दे, अरे अब तो बता दे जानी कि एटम कैसा दिखता होगा। तो उन्होंने बोला यार अब तो बात घर तक आ गई, और अगर आप इसको नहीं बताया तो बेइज्जती कर देगा। उन्होंने सोचा 2-4 मिनट, फिर उनको उनके बचपन की एक पोयम याद आ गई जो नर्सरी में उनको उनके स्कूल की मैडम ने सिखाई थी। और वो पोयम क्या थी? सूरज गोल चंदा गोल, धरती गोल, दादा का ऐनक गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। तो ये जैसे उनको पोयम याद आई, उन्होंने बोला 1 मिनट, हमारा एटम गोल होता है। अच्छा एटम गोल होता है, वाह भैया वाह। फिर उन्होंने बोला एक बात जरा देख, एक बार जरा ध्यान से देख, तरबूज काटा उन्होंने, तरबूज को देख क्या दिख रहा है अंदर। उनके दोस्त ने बोला अंदर लाल लाल पल्प दिख रहा है जो हम खाते हैं। उन्होंने बोला वेरी गुड, तुझे अंदर लाल लाल पल्प दिखाई दे रहा है जो हम खाते हैं? उन्होंने बोला हाँ ये दिख रहा है, देखो ये लाल 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 हमें पल्प दिख रहा है जो हम खाते हैं। उन्होंने बोला ये मत देख, अपनी कटोरी देख। उन्होंने बोला हाँ मेरी कटोरी में क्या है? तू पुडिंग खा रहा है, मतलब तू खीर पी रहा है? उन्होंने बोला हाँ मैं खीर पी रहा हूँ। इसमें व्हाइट 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 क्या दिख रहा है? उन्होंने बोला दूध। बोले कैसा दिख रहा है? बोले तो पूरी कटोरी में इवनली स्प्रेड है। उन्होंने बोला देख मेरा तरबूज। बोले हाँ तेरे तरबूज में भी जो लाल लाल खाने वाला पल्प है ये इवनली स्प्रेड है। उन्होंने बोला बस एक बात बता, तेरे घर पे जब पानी टपकता है, जब नल में से पानी बूंद बाय बूंद टपकता है तो कैसा गिरता है? बोलता है वो नीचे से थोड़ा सर्क्यूलर हो जाता है। उन्होंने बोला अपनी अर्थ कैसी है? उन्होंने बोला गोल। उन्होंने बोला अपना सन कैसा है? उन्होंने बोला गोल। उन्होंने बोला अपना मून कैसा है? उन्होंने बोला गोल। उन्होंने बोला एक बात बता, इस दुनिया में जो भी नेचुरली फ्रूट उग रहे हैं जैसे अंगूर, ये सब कहीं ना कहीं कर्व्ड होते हैं। मतलब मैक्सिमम चीज इस दुनिया में जो नेचुरल ओरिजिन की होती है वो कहीं ना कहीं सर्क्यूलर शेप ले लेती है, कहीं ना कहीं वो सर्क्यूलर शेप ले लेती है। उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला बस इसीलिए हमारा जो एटम है ना, वो एटम भी इस प्रकार एक सर्क्यूलर शेप ले लेता है, गोल शेप ले लेता है, स्फेरिकल शेप ले लेता है। तो दिस इज योर एटम, ये तुम्हारा एटम है। एटम के अंदर आप देखो जिस प्रकार, एटम के अंदर आप देखो जिस प्रकार वाटरमेलन के अंदर ये लाल लाल गूदा और कटोरी के अंदर भरी हुई खीर इवनली स्प्रेड है, वैसे ही आपके एटम के अंदर प्रोटॉन्स इवनली स्प्रेड है। वैसे ही आप देखो आपके एटम के अंदर प्रोटॉन्स इवनली स्प्रेड है। सो दिस इज योर प्रोटॉन। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है ये तो समझ में आ गया, अब तो मुझे एक बात बता कि इसमें इलेक्ट्रॉन कहां होंगे। उन्होंने बोला देख मेरे तरबूज में बीज दिख रहे हैं काले काले। उन्होंने बोला हाँ। उन्होंने बोला देख जरा तू जो खीर पी रहा है उस खीर के अंदर देखो रेजिन्स ड्राई फ्रूट्स तैरते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ। बस बोले ये हो गए तेरे इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज हाउ प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल वॉज डिस्कवर्ड। यानी ये जो आपका रेड पल्प वाला जो एरिया है, ये जो आपका रेड पल्प वाला जो एरिया है, इस प्रोटॉन ये आपके प्रोटॉन्स कहलाएंगे। और ये जो आपके सीड्स दिख रहे हैं इसके अंदर, जो आपके सीड्स दिख रहे हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया? एंड दिस वाज वाटरमेलन मॉडल। और गाइस ये मॉडल आप लोग जानते हो बहुत टाइम तक चला। ये बिल्कुल वाहियात मॉडल है, आप लोग सब जानते हो कि एटम ऐसा हो ही नहीं सकता। बट क्या बोले, जे थॉमसन ने बताया है तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी सर्व सहमति से। तो उनके सारे दोस्तों ने तालियां बजाई, सीटियां मारी, ढडर 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 ढोलक वोलक पीटे और चले गए कि चलो भैया दिस इज हाउ योर एटम लुक्स लाइक। सो दिस वाज द फर्स्ट एवर मॉडल ऑफ एटम प्रपोज्ड बाय सर जे थॉमसन। क्या ये चीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोगों को क्लियर हो गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो गाइस आज का लेक्चर में यही स्टॉप कर लेता हूं। आज हम लोग जे थॉमसन के पहले मॉडल को पढ़ लिए, लेकिन मैं आपको अगली क्लास में एक बहुत दुख भरी कहानी सुनाऊंगा
वो दुख भरी कहानी एक साइंटिस्ट रदरफोर्ड की थी। जैसे जे थॉमसन ने घर पे क्रिसमस के समय जब उनकी फटी तो उन्होंने इस प्रकार का मॉडल प्रपोज कर दिया जो कि बिल्कुल यूजलेस था। आप लोग सब जानते हो कि ऐसा एटम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर पास पास होंगे तो एक दूसरे से या तो अटैच हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन फिर भी चला। लेकिन इसके बाद में जो रदरफोर्ड करके एक साइंटिस्ट आएंगे, उन्होंने इतनी मेहनत करी, मैं आपको बताऊंगा उनकी मेहनत किसी दिन। इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, और जब दुनिया के सामने उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया, प्रपोज होते ही उसको लोगों ने डिस्पोज कर दिया, उसको प्रपोज होते ही उस मॉडल को बेचारे को बर्बाद कर दिया। तो इस वजह से हमारा मॉडल, ये जो कि बेवकूफ टाइप का मॉडल था, बर्बाद मॉडल था, ये कई सालों तक चला, और जो इतनी मेहनत से बनाया गया वो 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन वो मॉडल फेल नहीं हुआ, उस मॉडल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और वो हम सीखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस।